हेलो दोस्तों। आज हम कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि सिर्फ एक मोमेंट नहीं है बल्कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अबाउट रियलिटी, क्वेश्चन अबाउट ट्रूथ, क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिटी, क्वेश्चन अबाउट मीनिंग। पोस्ट मॉडर्निज्म एक क्वेश्चन करता है कि आखिर सच्चाई है क्या? क्या मेरा सच और किसी और का सच सिमिलर है? क्या जो मेरे लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो चीज जो मेरे लिए सही है दूसरे के लिए गलत हो सकती है, जो दूसरे के लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकती है। तो यही कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म कि देर आर मल्टीपल मीनिंग्स बिहाइंड एवरीथिंग। तो आइए जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को डिटेल में। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई थी 1945 के बाद। इट कंटिन्यूज इवन टुडे। 1960 से 90s तक का पीरियड हम कह सकते हैं इसका पीक का पीरियड रहा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी ना 1945 में, उसके बाद ऐसा लग रहा था इंसानियत खत्म हो गई है। मिलियंस ऑफ पीपल डिड डाई। प्रोग्रेस में लोगों का फेथ, लोगों के रीजन थोड़े से शैटर होने लगे थे। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, सोसाइटी, मोरालिटी, रिलीजन एंड इवन रियलिटी। राइटर्स ने रियलाइज किया कि अब दुनिया स्टेबल नहीं है एंड स्पेन गेव बर्थ टू पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म पूरी एक जेनरेशन की आवाज बन गया। वो जेनरेशन जो कि सर्टेनिटी में अपना बिलीफ खो चुकी थी, इस केओस में एक मीनिंग की तलाश में थी। पोस्ट मॉडर्निज्म एक लिटरेरी पीरियड that emerged as a response to modernism, typically traced back to the late 1950s। post-war context में पोस्ट मॉडर्निज्म को देखा जाता है। एक एक करके कुछ फीचर्स देखेंगे। पहले मैं डिटेल में भी बताऊंगी। मेटाफिक्शन, अनरिलायबल नरेशन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, इंटरटेक्चुअलिटी एंड हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल थीम्स। पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की अगर बात करें, इट चेंजेस एवरीथिंग वी नो अबाउट स्टोरीज। सिंपली एक कहानी राजा रानी खत्म कहानी ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। इट क्वेश्चंस स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ। स्टोरी बताई किस तरीके से जा रही है, क्या हम नैरेटर पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। स्टोरीज अपने बारे में ही बातें करती हैं, टेक्स्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और हमें क्वेश्चन करने पर फोर्स करता है कि आखिर सच है क्या। क्या वो हिस्ट्री वही हिस्ट्री है जो हमें दिखाई जा रही है। तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बेसिकली एक तरीके के कंफ्यूजन और मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इन सभी फीचर्स को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला फीचर है मेटाफिक्शन। ये सभी फीचर्स करें ना हम, इसमें से अभी मेटाफिक्शन करें। मेटाफिक्शन इज फिक्शन अबाउट फिक्शन। रीडर बहुत अवेयर होता है कि वो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे कि नैरेटर बात कर सकता है रीडर से। किसी तरीके से भी इल्यूजन ब्रेक किया जा सकता है रियलिटी का। जो रियलिटी हम समझते हैं कि सही है, अचानक से बोल दिया जाता है कि नहीं, जो कन्वेंशनली आप समझते आ रहे थे वो गलत भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे सभी पॉइंट्स को। मेटाफिक्शन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने पिक किया है, दैट इज इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रेवलर, इटैलो कैल्विनो का, और स्लॉटर हाउस 5। इन दोनों को मैं डिस्कस करूंगी। पहले बात करती हूँ इफ ऑन अ विंटर नाइट की। ये जो नॉवेल है, उपन्यास, एक ऐसे रीडर की कहानी है जो एक नई बुक पढ़ना शुरू करता है लेकिन किसी न किसी वजह से वो कहानी अधूरी रह जाती है। तो रीडर जो है, ल्युडमिला नाम के एक कैरेक्टर, मैं आपको स्पेलिंग लिख कर दे रही हूँ, आप याद करिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में काम आए, कैरेक्टर मैच करने का क्वेश्चन आ जाए। ल्युडमिला नाम के एक कैरेक्टर हैं, उनके साथ मिलकर स्टोरी की रियलिटी ढूंढने में लग जाते हैं
और हर बार उन्हें एक नई कहानी मिलती है जो कि फिर से पूरी नहीं होती। तो ये एक मेटाफिक्शन है क्योंकि रीडर को हमेशा यू कहकर एड्रेस किया जाता है और स्टोरी अपने आप में ही स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस दिखा रही है। रीडर जो है वो खुद ही एक कैरेक्टर बन जाता है और उसे लगातार याद दिलाया जाता है कि आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग अ फिक्शन। तो इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रेवलर इटैलो कैल्विनो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिक्शन। अब बात करते हैं स्लॉटर हाउस की। स्लॉटर हाउस में जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है बिली पिलग्रिम। आप याद करिएगा, नोट करिएगा, बिली पिलग्रिम इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर्स मैच करने को आ सकते हैं एग्जाम्स में। बिली पिलग्रिम एक सोल्जर है वर्ल्ड वॉर टू में, और बॉम्बिंग का एक्सपीरियंस होता है उनको। वो टाइम ट्रेवल भी करते हैं और अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के मोमेंट्स देखते हैं, वॉर, मैरिज, इवन एलियन प्लैनेट भी देखते हैं वो। तो बिली कहीं ना कहीं रियलिटी और मेमोरी के बीच में फंसे रहते। ये मेटाफिक्शन है क्योंकि राइटर कर्ट वॉनगेट खुद कहानी में आते हैं और बताते हैं कि वो बिली की वॉर स्टोरी लिख रहे हैं। तो रीडर को स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस दिखाया जाता है और फिक्शन और रियलिटी की बाउंड्री कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है, उनके बीच की लाइन कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो जब जहां पर फिक्शन और रियलिटी की बाउंड्री खत्म हो जाए वो मेटाफिक्शन है। सेकेंड फीचर जो हम कर रहे हैं दैट इज अनरिलायबल नैरेशन। जो भी नैरेटर नैरेट कर रहा है स्टोरी को, उस पर पूरे तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता। मे बी द नैरेटर इज lying, maybe he or she has got mental confusion, or maybe he or she has a limited knowledge। इफेक्ट क्या होता है इसका? कंफ्यूजन क्रिएट होती है और ऐसा लगता है अब रीडर को खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सच्चाई ढूंढने की। In postmodern literature, the narrator is not always trustworthy. They may lie, they may themselves misunderstand the facts, or they may hide the truth. This creates a confusion, this creates an emotional tension. Readers must discover truth themselves. It reflects real life when truth is often uncertain and subjective. हमारी लाइफ कौन सी ब्लैक और व्हाइट होती है? देर आर सो मेनी ग्रे शेड्स एसोसिएटेड विद एवरीथिंग दैट वी डू, है ना? बिल्कुल परफेक्ट तो आजकल कुछ भी नहीं है। नथिंग यू कैन से। इवन इन फूड आइटम्स यू कैन नॉट से कि मीठा मीठा है और नमकीन नमकीन है। आजकल तो गोलगप्पे में चॉकलेट मिलाकर खा जाते हैं लोग, चाउमीन को हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं। तो कोई रियलिटी नहीं है। यू मे डिसलाइक इट, अनदर पर्सन इज लाइकिंग इट। सबकी रियलिटी अलग अलग है ना। तो यही हमें यहाँ पर भी दिखाया जाता है कि मे बी उस नैरेटर की रियलिटी कुछ और है, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपके कन्वेंशंस कुछ और है। अब आपको सत्य की खोज अपने हिसाब से खुद करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे अनरिलायबल नरेशन के। पहला एग्जाम्पल मैंने पिक किया है द वर्ल्ड फेमस ललिता से। व्लादिमीर नबोकोव का वर्क है। देन साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर का वर्क है। शुरुआत करूंगी मैं ललिता से। दोनों ही नॉवेल्स अनरिलायबल नैरेटर्स को यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ ललिता की, जो कि एक स्टोरी है एक कैरेक्टर की जिसका नाम है ह्यूम्बर्ट। आपको नाम मैच करने के लिए आ सकता है। मैं यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे वर्क्स भी कवर करवा दूंगी एक ही वीडियो में। ह्यूम्बर्ट जो कि एक मिडिल एजेड प्रोफेसर हैं, 12 साल की एक लड़की डॉलरेस उससे प्यार करने लगते हैं। डॉलरेस डॉलरेस को प्यार से वो ललिता बुलाते हैं और उसके लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने की ललिता की मम्मी से शादी करते हैं और उनके मरने के बाद ललिता को अपने साथ ले जाते हैं। पूरी कहानी हम्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई गई है। अनरिलायबल नरेशन क्यों है? क्योंकि हम्बर्ट अपनी कहानी खुद बता रहे हैं ना। अगर आपके हिसाब से वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को इनोसेंट, खुद को रोमांटिक दिखाते हैं। आपके लिए हो सकता है या किसी और के लिए हो सकता है आपको लगे अरे ये तो मैनिपुलेटिव है। आपकी सच्चाई अलग, उनकी सच्चाई अलग, लेकिन आप उन पर यकीन तो नहीं कर सकते ना। रीडर को समझना पड़ता है कि नैरेटर की बात सही है या नहीं है, आपके व्यू पॉइंट सही है या नहीं है। सत्य की खोज पर हमें निकलना ही पड़ेगा जब भी हम इस तरीके का कोई वर्क पढ़ेंगे जिसमें एक सिंगल पर्सन है और अपनी ही कथा, अपनी ही कहानी बता रहे हैं। अब साउंड एंड द फ्यूरी की बात करते हैं। साउंड एंड द फ्यूरी में जो फैमिली नेम यूज किया गया दैट इज कॉम्पसन। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन में।
कॉम्पसन फैमिली की एक ट्रैजिक स्टोरी है। कॉम्पसन फैमिली जो कि सदर्न अमेरिका में रहती है और 4 अलग-अलग नैरेटर्स के पर्सपेक्टिव से बताई गई हैं। ये चारों नाम मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। बेंजी, क्विंटिन, जेसन और डिल्सी, ये 4 नाम हैं। बेंजी मेंटली डिसेबल्ड हैं, क्विंटिन इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं और उनकी मेमोरीज काफी फ्रेगमेंटेड और काफी कंफ्यूजिंग है। ये अनरिलायबल नरेशन क्यों है? क्योंकि नरेटर्स हमें दिखाया गया है कि मेंटली अनस्टेबल और इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। उनकी नरेशन क्लियर और ट्रस्टवर्दी नहीं है। इवेंट्स जो है फ्रेगमेंटेड हैं, कंफ्यूजिंग तरीके से बताए जाते हैं और यहाँ भी रीडर को खुद ही सच्चाई को समझना पड़ता है क्योंकि नरेटर पूरी रियलिटी एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। टेक्स्ट अपने आप को बार बार रेफर करता है। स्टोरी अपनी क्रिएशन की बात करती है, ऑथर स्टोरी के अंदर अपीयर होते हैं। Self-reflexive literature reveals its own creation. It reminds readers that stories are artificial. This creates awareness and deeper understanding of fiction and reality. अब बात करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की एग्जाम्पल्स की। लॉस्ट इन द फन हाउस बाय जॉन बाथ एंड द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन बाय जॉन फॉलिस। सबसे सबसे पहले बात करती हूँ लॉस्ट इन दी फन हाउस की, जो कि एम्ब्रोस नाम के एक लड़के की कहानी है। एम्ब्रोस, याद रखिएगा नाम। एम्ब्रोस एक फन हाउस, एक मिरर मेज में जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी, अपनी फियर, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते रहते हैं। फन हाउस उनके कंफ्यूज्ड माइंड और लाइफ जर्नी का एक सिंबोलिज्म बन जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्सिव क्यों है, अब ये क्वेश्चन आता है। इस कहानी में नैरेटर बार बार स्टोरी टेलिंग की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्टोरी कैसे लिखी जाती है, नरेशन कैसे काम करता है। स्टोरी खुद अपनी स्ट्रक्चर और क्रिएशन को बार बार एक्सप्लेन करती है। इससे रीडर को पता चल जाता है कि ये कंफ्यूज्ड फिक्शन है। तो एम्ब्रोस ट्रेवल्स टू एन अम्यूजमेंट पार्क ऑन द मैरीलैंड शोर विद हिज पेरेंट्स, ब्रदर एंड गर्लफ्रेंड, and as the title suggests, he gets lost in the fun house and most important, by the end he realizes the direction he will henceforth take in reference to art, and he thinks he will be a writer, and this or that way he will start narrating his story. तो ये नरेशन अपने आप में नरेशन की बहुत बात करती है, इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्सिव। अब फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन 1969 का एक पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल फिक्शनल वर्क है बाय जॉन फॉल्स। 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर चार्ल्स स्मिथसन और सेरा। तो नाम मैच करने के लिए आए तो आराम से कर लीजिएगा एग्जाम्स में। दिस इज अ लव स्टोरी विच इज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। चार्ल्स उनके लव और सोशल ड्यूटी के बीच थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्सिव क्यों है? ऑथर जॉन फॉल्स खुद स्टोरी में अपीयर होते हैं, रीडर से डायरेक्टली बात करते हैं और बताते हैं कि कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, स्टोरी उनके कंट्रोल में है। नॉवेल के मल्टीपल एंडिंग्स भी हैं जिससे कि रीडर को फिक्शन की आर्टिफिशियलिटी का एहसास होता है। नेक्स्ट इज इंटरटेक्चुअलिटी, कनेक्शन बिटवीन टेक्स्ट्स। किसी और वर्क को रेफर किया जाता है या बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज को मर्ज किया जाता है जिससे कि एक लेयर्ड मीनिंग क्रिएट होता है। इंटरटेक्चुअलिटी कहती है कि लिटरेचर आइसोलेटेड नहीं है, एवरी स्टोरी इज कनेक्टेड टू अदर स्टोरीज। अब आता है इंटरटेक्चुअलिटी का एग्जाम्पल। यूलिसिस काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जेम्स जॉयस का लिखा हुआ, और वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट। इन दोनों की बात मैं इंडिविजुअली भी करूंगी। दोनों ही वर्क्स ने आइडियाज, मिथ्स और रेफरेंसेस को बोरो किया है फ्रॉम सम और द अदर कॉन्टेम्पररी और अर्लियर टेक्स्ट्स। चलिए बात करते हैं यूलिसिस की, जिसके ऑथर हैं जेम्स जॉयस। लियोपोल्ड ब्लूम की वन डे की जर्नी है इन डबलिन। डबलिन में ये पूरी कहानी है। एक ऑर्डिनरी मैन है लियोपोल्ड जो कि सिटी में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने इमोशंस, अपने पर्सनल थॉट्स को शेयर करते हैं। स्टोरी ऑडिसस पर बेस्ड है जहां से 3 कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ऑडिसस, पेनेलोपी एंड टेलीमेकस। लियोपोल्ड ब्लूम ऑडिसस को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉली ब्लूम पेनेलोपी को और स्टीफन डेडलस टेलीमेकस को।
जेम्स जॉयस ने एशियन ग्रीक एपिक को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की है, शोइंग कि हाउ पास्ट लिटरेचर अभी भी प्रेजेंट में रेलेवेंट है और इंटरटेक्चुअलिटी पॉसिबल है। और अगर बात करें वेस्टलैंड की, तो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, कंफ्यूजन और लॉस ऑफ मीनिंग को दिखाती है, जिसमें फ्रेगमेंटेड वॉइसेस, ब्रोकन इमेजेस और इमोशनल डेस्पेयर हैं। इंटरटेक्चुअल क्यों है? इस पोम में इलियट ने बहुत से टेक्स्ट्स को ट्रांसफर किया है, रेफर किया है रामायणा से, महाभारता से, बाइबल से, शेक्सपियर से, डेंटे से, ग्रीक मैथोलॉजी से। डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट टेक्स्ट्स को मिक्स करके इलियट दिखाते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में ओल्ड टेक्स्ट को या किसी भी और कॉन्टेम्प्ररी टेक्स्ट को मिक्स किया जा सकता है और तब भी एक मीनिंग निकल कर आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स्ट्स में हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी होता है। हम क्वेश्चन करते हैं हिस्टोरिकल ट्रूथ को, हिस्ट्री को सब्जेक्टिव दिखाते हैं, पावर, कंट्रोल, ऑपरेशन, इन सब पर फोकस किया जाता है, मार्जिनलाइज्ड की वॉइस को भी दिखाया जाता है। As a conclusion, we blend history with fiction. आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रश्दी, कैच 22 जोसेफ हेलर, हैंडमेड्स टेल मार्गरेट एटवुड। जानते हैं किस तरीके से ये टेक्स्ट्स हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन कहानी है सलीम सिनाई की। नाम याद रखना है आपको कैरेक्टर का। सलीम सिनाई जो कि ठीक इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के टाइम पर पैदा होते हैं, एग्जैक्टली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। उनकी लाइफ इंडिया के हिस्टोरिकल इवेंट्स, पार्टीशन, वॉर्स, इमरजेंसी से जुड़ी है। ये नॉवल दिखाता है कि पर्सनल लाइफ और नेशनल हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड हैं। ऑफिशियल हिस्ट्री को क्वेश्चन करते हैं और दिखाते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्टिव होती है और साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर, आइडेंटिटी, नेशन बिल्डिंग, इन सबको भी एक्सप्लोर किया जाता है। कैच 22 कहानी है कैप्टन योसेरिन की। योसेरिन की कहानी जो कि वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर हैं और वॉर की एब्सर्ड वैल्यूज और ब्यूरोक्रेसी से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। नॉवेल पॉलिटिकल क्यों है? वॉर्स की पॉलिटिकल सिस्टम को दिखाया जाता है, मिलिट्री पावर को क्रिटिसाइज किया जाता है, सिस्टम सोल्जर्स को किस तरीके से कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी की इरेशनैलिटी क्या है, ह्यूमन सफरिंग्स क्या होती हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। तो इन सबको एक्सपोज किया जाता है। आप जानते हैं हैंडमेड्स टेल के बारे में, जो कि ऑफ्रेड नाम की एक कैरेक्टर की कहानी है, जो कि गिलियड नाम के एक डिस्टोपियन सोसाइटी में रहती हैं। उनकी फ्रीडम खत्म हो रही है, विमेन की फ्रीडम खत्म हो रही है और उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए कंट्रोल किया जाता है। पॉलिटिकल पावर, डिक्टेटरशिप, विमेन ऑपरेशन को दिखाता है और एक वार्निंग है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फ्रीडम छीन सकते हैं, जेंडर पॉलिटिक्स और कंट्रोल किस तरीके से काम करते हैं। तो इन कंक्लूजन पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि रियलिटी कोई भी एक सिंगुलर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कोई भी सच एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। रियलिटी बहुत सब्जेक्टिव होती है, योर्स इज डिफरेंट, माइन इज डिफरेंट। हिस्ट्री को क्वेश्चन किया जाता है, आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया जाता है, अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाता है। मेटाफिक्शन, इंटरटेक्चुअलिटी, अनरिलायबल नरेशन, इन सबको तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक ब्लर्स द बाउंड्री बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, जिससे कि मॉडर्न लाइफ के लिए एक कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है। की आइडिया यही है, कोई भी एक सत्य बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।